हाउ आर यू ऑल? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है घर पे कि मौसम एंजॉय हो रहा है, पबजी हो रही है, टाइम पास हो रहा है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है. नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग एट योर होम, बट डिनोट जस्ट गेट अ सेपरेट टाइम फॉर स्टडीज. बेटा एक पूरा टाइम पढ़ाई के लिए स्लॉट अलग कर लो. उसके बाद यू कैन प्ले फॉर 2-3 hours or you can just enjoy for 2-3 hours, but just have a proper schedule for the day. Early in the morning just do your studies, late in the evening just do the practice. और बेटा जो भी इंग्लिश में हो रहा है उसको ध्यान से पढ़ो. Just try to speak English in your day-to-day language. थोड़ा थोड़ा डेली बोलना स्टार्ट करो. जो जो हम वर्ड्स कर रहे हैं बच्चा, जो जो हम idioms कर रहे हैं, just try to use those words in your day-to-day language so that you can expand your vocabulary. ऐसे ही सीखोगे. एकदम कोई नहीं सीख जाता. एक एक वर्ड याद रख के उसको डे टू डे लैंग्वेज में यूज करो. रटो नहीं, उसको समझो. और जहां आपको डे टू डे लैंग्वेज में उस वर्ड को यूज करने का मौका मिल रहा है, जस्ट यूज दैट वर्ड. जस्ट इम्प्रेस अदर्स बाय यूजिंग न्यू वर्ड्स डेली सो दैट योर फ्रेंड्स कैन कॉम्प्लीमेंट यू कि वाओ यू आर यूजिंग न्यू वर्ड्स डेली. सो यूज न्यू इंग्लिश वर्ड्स, न्यू idioms in your day to day language. That will make you confident in speaking English. That will expand your vocabulary. ऐसे ही धीरे धीरे करके आप बहुत सारे वर्ड सीख जाओगे. You'll be able to speak English. And when you'll come here, we'll have an interaction session. Yeah, we'll have a conversation session so that you will get the fluency in the language. Okay, बच्चा हमने rules start किए हैं noun के. We have done 4 rules. I hope you are just going through all the rules with the examples. डरना नहीं है. आप लोगों ने 10th तक जो भी इंग्लिश की है आपने सब्जेक्टिव की है. Now at present we are doing the grammar basics. This grammar basics will help you to crack the NDA exam. Our focus is NDA exam. तो बेटा जो भी हम ये रूल्स कर रहे हैं इससे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हो. टफेस्ट लेवल का भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हो. यू विल नेवर हैव अ सिंगल प्रॉब्लम इन द इंग्लिश पेपर ऑफ एनडीए एग्जाम व्हेन यू विल डू ऑल दीज रूल्स. आप इन रूल्स को पढ़ो, इन रूल्स को समझो, एंड व्हेन आई गिव यू होमवर्क देन जस्ट ट्राई सॉल्विंग द एक्सरसाइज सो दैट योर रूल्स कैन बी रिकॉल्ड. और बोलने में भी ये रूल्स याद रखो. हम जो सेंटेंस कर रहे हैं बेटा वो सिर्फ रटने के लिए नहीं कर रहे हैं. हम वो आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं. तो जस्ट यूज दीज सेंटेंसेस, यूज दीज वर्ड्स इन योर डे टू डे लैंग्वेज. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट रूल. नाउ वी यूज न्यूटर जेंडर. नाउ न्यूटर जेंडर सुना है कभी? न्यूटर जेंडर से पहले द बेसिक मैस्कुलाइन जेंडर. What is masculine gender? जो हम males के लिए यूज करते हैं. See, masculine gender is used for males and feminine gender for the use for females. तो masculine gender means males के लिए हम जो pronoun यूज करते हैं उसके लिए हम बोलते हैं masculine gender के लिए जो हम pronoun यूज करते हैं that is he. Personal pronoun में he यूज होगा. noun की जगह जो subject लग रहा है बच्चा मैस्कुलाइन जेंडर के लिए ही यूज होगा. ओके, नाउ अगर पोजेसिव नाउन है, पोजेसिव मीन्स उसका. अगर मैं बोलूं ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है. ही इज स्टडिंग. अब ही लगा है तो आपको समझ में आ रहा है वो लड़का है. कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ही लगा है. ही इज स्टडिंग. ओके, अब वैसे ही अगर मैं बोलूं शी इज स्टडिंग, यहां पे हमने मेंशन नहीं किया बॉय है या गर्ल है, बट शी किसके लिए यूज होता है? फीमेल के लिए. तो शी मीन्स फेमिनाइन जेंडर. ओके, अगर ही इज स्टडिंग, शी इज स्टडिंग, यहां समझ में आ रहा है कि वो लड़का पढ़ रहा है, वो लड़की पढ़ रही है. अगर मैं ये बोलूं दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन. अब यहां हिज मतलब दिस इज हिज पेन, ये उसका पेन है, ये उसका पेन है. अब उसका जब वर्ड यूज हुआ है हिंदी में तो आपको ये कैसे समझ रहा है कि वो लड़का है या लड़की? इंग्लिश में मैंने बोला है हिज. सिर्फ बॉयज के लिए यूज होता है. और अगर मैं बोलूं दिस इज हर पेन,
अगेन ये उसका पेन है, अब हर यूज हुआ है मतलब फीमेल जेंडर। सो हिज एंड हर पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन ओनरशिप बताते हैं किसी भी चीज पर। ओके, नाउ ही फॉर मेल जेंडर, हिज पोजेसिव प्रोनाउन फॉर मेल जेंडर, शी फॉर फीमेल जेंडर, हर पोजेसिव प्रोनाउन फॉर फीमेल जेंडर। यहां तक क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, न्यूटर जेंडर। नाउ न्यूटर जेंडर में हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए न्यूटर जेंडर यूज करते हैं, आपको पता है। देखो लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। अब नॉन लिविंग थिंग के लिए अगर मैं बोलूं इट इज अ पेन, इट यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। नॉन लिविंग थिंग के लिए इट यूज होता है, ये हमें पता है। बट वन न्यू थिंग टू बी नोन बाय यू, द न्यू थिंग इज इट और किन के लिए यूज होता है बच्चा? इट यूज होता है लोअर एनिमल्स। लोअर एनिमल्स मतलब छोटे जानवर। बड़े जानवर में मेल और फीमेल होता है, छोटे जानवरों के लिए हम यूज करते हैं इट। छोटे जानवरों के लिए हम यूज करते हैं इट, और किसके लिए हम इट यूज करते हैं बेटा? यंग बेबीज। यंग बेबीज मतलब बहुत छोटे बच्चे, नवजन्मे बच्चे। ओके, तो जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मतलब बहुत छोटे बच्चे। तो इन्फेंट्स के लिए, लोअर एनिमल्स के लिए भी हम यूज करते हैं इट। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो करते ही करते हैं, बट इनके लिए भी हम इट यूज करते हैं। नाउ लेट्स चेक द एग्जांपल। द बेबी स्टार्टेड क्राइंग। अब यहाँ बेबी लिखा है ना, बेबी आपकी वाली बेबी नहीं, छोटी वाली बेबी। तो द बेबी स्टार्टेड क्राइंग when it was hungry. Now यहाँ पर it किसके लिए यूज हुआ बेटा? ये it किसके लिए यूज हुआ? ये it यूज हुआ इस बेबी के लिए। छोटे बच्चों के लिए हम it यूज करते हैं। बच्चा रोने लग गया था जब वो भूखा था, तो it यूज हुआ बेबी के लिए। ओके, यहां होता बॉय, अगर होता तो बॉय स्टार्टेड क्राइंग when he was hungry. The girl started crying when she was hungry. But यहाँ पर बेबी यूज किया है ना, आपके वाले सोना बेबी नहीं, ये छोटे वाले बेबी। तो बेबी मीन छोटे बच्चे, और छोटे बच्चों के लिए इट। नाउ नेक्स्ट, द लिजार्ड। लिजार्ड पता है, छिपकली। द लिजार्ड लॉस्ट इट्स टेल। नाउ इट्स किसके लिए यूज हुआ? लिजार्ड के लिए। नाउ लिजार्ड लोअर एनिमल्स, छोटे जानवर, लॉस्ट इट्स टेल। लिजार्ड की टेल कट गई। टेल मीन्स पूंछ, तो उसकी पूंछ कट गई। अब ये उसकी किसके लिए यूज हुआ? लिजार्ड के लिए। दैट मीन्स टू कंक्लूड, इट या इट्स यूज होता है, इट यूज होता है न्यूटर जेंडर के लिए, और इट्स यूज होता है न्यूटर जेंडर पोजेसिव प्रोनाउन के लिए। लोअर एनिमल्स और इन्फेंट्स के लिए वी यूज इट। Now we will move forward to the next rule. Now बच्चा, अभी हमने किया रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हमने किया जो भी लोअर एनिमल्स हैं, जो भी इन्फेंट्स हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं न्यूटर जेंडर इट। डन, यहां तक क्लियर हुआ। नाउ द नेक्स्ट रूल, यू हैव स्टडीड अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। हमने कलेक्टिव नाउन्स किए थे। रिमेंबर द काइंड्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? Collective noun means a group of something, group of persons, group of other creatures, group of things. तो group of things है तो non living thing है, group of creatures है तो living beings है, group of persons है तो living beings है। तो जब living beings के group है तो सब लोग living beings है बच्चा उसके अंदर। लेकिन तो भी collective noun, even they are group of living beings, they are considered as a neuter gender. कलेक्टिव नाउन को हमेशा न्यूटर जेंडर से डिनोट किया जाता है, नो मैटर उस ग्रुप में सब लोग लिविंग बीइंग्स हैं। आपको अभी तक ये पता था न्यूटर जेंडर सिर्फ नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, बट नाउ आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि कलेक्टिव नाउन दैट इज अ ग्रुप ऑफ, नो मैटर इवन दे आर ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग्स, फिर भी कलेक्टिव नाउन को डिनोट किया जाएगा न्यूटर जेंडर प्रोनाउन, that is it. Now see, collective nouns, even they are group of living beings, they are considered as neuter gender, और उनके लिए बच्चा pronoun कौन सा यूज होगा? यूज होगा it. Okay,
let's check some of the examples. India has a big army. Now here army क्या हुआ बेटा? आर्मी हुआ कलेक्टिव नाउन. आर्मी कलेक्टिव नाउन. India has a big army and it is divided into 3 divisions. यहाँ पर it क्या है? यहाँ पर it प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किसके लिए लगा है? ये प्रोनाउन लगा है आर्मी के लिए. No matter army is a group of soldiers who are living beings. But जब हम एक कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप को ऑलवेज हम न्यूट्रल जेंडर से डिनोट करते हैं. और जैसे कि आपको पता है न्यूट्रल जेंडर के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो है इट. तो इट यहाँ पर यूज है आर्मी के लिए. नाउ नेक्स्ट, द टीम हैज अराइव्ड. अब यहाँ पर कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन है टीम. नाउ टीम इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. प्लेयर्स आर लिविंग बीइंग्स. तो टीम हैज अराइव्ड, टीम आ चुकी है एंड इट इज प्रैक्टिसिंग ऑन द फील्ड. अब प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं कि टीम प्रैक्टिस कर रही है? प्लेयर्स एक साथ एक टीम बन के प्रैक्टिस कर रहे हैं. सब अलग अलग प्रैक्टिस नहीं कर रहे. दे आर प्रैक्टिसिंग एज अ टीम. अब टीम यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है और यहाँ इट यूज हुआ है इस टीम के लिए. ओके, नाउ एरर कैसे आएगा यहाँ पर? अगर एरर आता द टीम हैज अराइव्ड एंड दे आर प्रैक्टिसिंग ऑन द फील्ड. जब बात टीम की हो रही है तो टीम कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज होना चाहिए इट. एंड कलेक्टिव नाउन को हमेशा और हमेशा सिंगल यूनिट माना जाता है. ये बच्चा हमने कल पढ़ा. कलेक्टिव नाउन मीन्स एक ग्रुप. एक ग्रुप मीन्स सिंगल यूनिट. सिंगल यूनिट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब. Okay, now next. The jury is on the way. Now what do you mean by jury? This word. Now many new words you have become used to of it. Jury means a panel of judges. Jury means a group of judges. एक panel, एक committee, judges का एक group. Now jury again, collective noun. Jury is on the way. What do you mean by on the way? Do you use this phrase in your language? I am on the way. He is on the way. On the way means रास्ते में है, पहुंचने ही वाले हैं, रास्ते में है. On the way. Way मतलब रास्ता. On the way means रास्ते में है. Now the jury is on the way. It will reach here in few minutes. वो कुछ ही मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी. Now कौन पहुंच जाएगी? Jury. What is jury? Jury is a group of judges. तो यहाँ इट किसके लिए यूज हुआ है बच्चा? इट यूज हुआ है इस जूरी के लिए. ओके, नाउ टू कंक्लूड, इट यूज होता है न्यूट्रल जेंडर के लिए. न्यूट्रल जेंडर यूज होता है लोअर एनिमल्स और इन्फेंट्स के लिए. प्लस न्यूट्रल जेंडर के लिए जो इट यूज होता है वो कलेक्टिव नाउन्स के लिए भी यूज होता है. इट pronoun is used for the collective nouns also. No matter collective nouns are the group of living beings. फिर भी collective nouns को हम it से denote करते हैं. Now just study all these rules. Then in the next session I'll do some of the exercise, some of the sentences. और बेटा ये नहीं कि सिर्फ rules ही पढ़ने हैं. Whenever we are solving the exercise, हर एक sentence पे एक rule है. So just remember the rule with the sentences, with the exercise examples. Thank you. Hello dear students, how are you all? This is Neetu ma'am from DSA. पढ़ाई कैसी चल रही है? डेली के लेक्चर्स बेटा पढ़ाई करनी है और उसके साथ उन सारे लेक्चर्स के नोट्स को नोट डाउन करना है, so that you can have each and every note in your register. So that बाद में भी जब आपको पढ़ना है आप उस नोटबुक को चेक करके you can check out what you have done, you can revise what you have done. Okay, उसके बाद बेटा your feedback is our booster. Just study everything and give your feedback and just ask your doubts. We are here to clear your doubts. जो भी डाउट है आप उसको पूछो. डाउट पूछ रहे हो that means पढ़ाई कर रहे हो. अगर डाउट नहीं पूछ रहे that means सिर्फ सुन रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो. बेटा अगर समझ रहे हो और जो समझ नहीं आ रहा ना, just ask your doubt. We are here to clear your doubts. And what about your day-to-day English? When I am teaching you new words daily,
just use them in your language. And what you can do, just record your voice and send it to me so that I can check whether you are speaking it correctly or not, because I told you I am here to correct you. So do that thing. Just do the practice of daily new words so that you can have a fluency in speaking those words. Now जितने भी हमने बच्चे नाउन के रूल्स किए हैं, we have done 5 rules. हम 5 rules कर चुके हैं. मटेरियल नाउन का रूल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूल, कलेक्टिव नाउन का रूल. अब आई एम हियर विद द यूनिट ऑफ काउंटिंग. और जितने भी रूल करेंगे बेटा, उसके बाद आई गिव यू सम प्रैक्टिस सेशन सो दैट आपको समझ में आएगा कि वो रूल कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं. सिर्फ हम रट नहीं रहे हैं. प्रैक्टिकली जब आप इंग्लिश बोलते हो तब कैसे आप गलत यूज करते हो वर्ड्स को, कैसे आप नाउन्स को गलत यूज करते हो. जो भी चीज आप यहाँ पढ़ोगे ना, ये मत सोचना कि सिर्फ थियोरिटिकल काम आएगी. प्रैक्टिकल भी जब आप बोलोगे तो आपको ये सारी चीजें यूज में आएंगी. एंड वन मोर थिंग, डिफेंस में जब आप एग्जाम दे रहे हो, एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, हाउ द क्वेश्चंस come in the exam, we'll do the practice of that type of questions. Sometimes it happens कि whenever a person is giving an NDA exam, the level is not too tough. NDA के एग्जाम का लेवल टफ नहीं होता, मॉडरेट होता है. बट समटाइम्स इट हैपन्स कि बहुत इंटेलिजेंट या बहुत हार्डवर्किंग पर्सन भी अटेम्प्ट करके भी क्रैक नहीं कर पाता. क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज द बेसिक रूल्स आर नॉट क्लियर. That is why again and again I am telling you, just pay attention on the basics so that you can solve the difficult level easily. Okay, now come to the 6th rule. 6th rule is about unit of counting. Units of counting जो आप counting में words use करते हो, गिनने के लिए words use करते हो, जैसे 100, 1000, dozen, pair, ये सारे जो words हैं इनको हम बोलते हैं units of counting. अब यूनिट्स ऑफ काउंटिंग के लिए क्या रूल है, लेट्स चेक इट आउट. नाउ यूनिट्स ऑफ काउंटिंग, दैट इज पेयर. पेयर मतलब जोड़ी. 1000 आपको पता है 1000. 100 मीन्स 100. स्कोर, स्कोर इज अ लाइन. जैसे आप डब्बों की लाइन लगा देते हो, बुक्स के ऊपर बुक्स रख के लाइन लगा देते हो, स्कोर. ओके. नाउ पाइल, पाइल अगेन आप लाइन ऑफ बुक्स. जैसे आप बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखते जाते हो तो वो लाइन, फिर आप लाइन देखते हो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, वैसे. नाउ डजन, डजन आपको पता है दर्जन. अ ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स इज नोन एज अ डजन. नाउ मिलियन भी पता है आपको, बिलियन भी पता है. तो ये जितने भी काउंटिंग वर्ड्स हैं इनके साथ रूल ये है कि व्हेनेवर दीज वर्ड्स आर यूज्ड आफ्टर अ नंबर, अगर ये वर्ड्स किसी भी नंबर के बाद यूज हो रहे हैं तो दे विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज्ड इन देयर सिंगुलर फॉर्म, नॉट इन द प्लूरल. अगर इन वर्ड्स से पहले एक नंबर लग गया तो इन वर्ड्स में कभी भी एस नहीं आएगा. लेट्स चेक इट आउट. सी 10 पेयर. अगर आप बोलो मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं, 2 जोड़ी जूते हैं, तो 2 पेयर, 2 जोड़ियां जूते नहीं है. ठीक है, तो 10 पेयर 10 जोड़ी. 5 डजन 5 दर्जन, 5 दर्जनों नहीं. अगर हम यहाँ डजन में एस लगा देंगे तो डजन्स हो जाएगा, तो 5 दर्जनों, 5 दर्जन. नाउ 2000 2000, 2000s नहीं, नहीं तो क्या बन जाएगा 2000. हम क्या बोल रहे हैं 2000. नाउ 600 600. तो जब भी यूनिट्स ऑफ काउंटिंग से पहले कोई नंबर लगा है तो यूनिट ऑफ काउंटिंग में एस नहीं लगता. लेट्स चेक आउट सम एग्जांपल्स कि उसमें एरर है या नहीं. नाउ आई बॉट 2 डजन्स एग्स. 2 डजन्स एग्स. सी 2 डजन, एरर कहाँ है? एरर इस पार्ट में. दिस इज रॉन्ग. तो क्या हो जाएगा यहां पर? ओके, देयर इज वन मोर रूल इन द इंग्लिश लैंग्वेज. 2 प्लूरल्स आर नेवर यूज्ड टुगेदर. 2 कंसेक्यूटिव एस एक साथ नहीं आते. 2 वर्ड्स जो साथ साथ में हैं, दोनों प्लूरल एक साथ नहीं. 2 एस एक साथ नहीं.
दो प्लूरल के एस एक साथ नहीं। बेटा जितने भी हम रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो वर्बली हो चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, ऑलवेज कीप दैट थिंग इन माइंड, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज काम में आएगी ही। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, यू कैन नॉट यूज टू प्लूरल्स टुगेदर। एक रूल ये बना। सेकेंड रूल ये हमें पता ही है कि डजन में अगर पहले नंबर लगा है तो उसमें एस नहीं लगेगा। चाहे आप इधर से देखो चाहे आप इधर से देखो, एरर वर्ड का समझ में आ रहा है। दिस इज द ट्रिक। व्हेन यू नो द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ना, देन आपको एरर आराम से दिख जाएगा। और एनडीए एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ही करना है। स्पॉटिंग द एरर के जो सेंटेंस है बेटा, आपको सिर्फ उसमें एरर पार्ट ढूंढना है। ओके, आपको सिर्फ मार्क करना है कि एरर कौन से पार्ट में है। जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का, तब आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे एंड यू हैव टू चूज द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपके रूल क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2 के बाद डजन चाहिए, डजन नहीं चाहिए। तो इसलिए यू मस्ट हैव योर बेसिक्स क्लियर। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आपको डिफिकल्ट लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ चेक इट आउट द सेकंड सेंटेंस। He earned 10,000 rupees. उसने 10,000 रुपए कमाए। No, this is wrong. What will be the correct? What is the error part? This is the error part. तो क्या हो जाएगा यहां पर? 10,000 rupees। अगर नंबर है, नंबर के बाद कोई भी यूनिट ऑफ काउंटिंग है इसमें, तो कभी भी उसमें एस नहीं लगता है। ओके, बट देयर इज वन एक्सेप्शन टू दिस रूल। सी, दिस इज अ नोट रिटन देयर कि व्हेन दीज वर्ड्स, व्हिच वर्ड्स बच्चा? ये वाले वर्ड्स। व्हेन दीज वर्ड्स या व्हेन यूनिट ऑफ काउंटिंग दे आर रिटन विदाउट अ नंबर, अगर उनसे पहले नंबर नहीं है तो आप उनको प्लूरल में यूज कर सकते हो। दैट मीन्स एक डेफिनेट नंबर नहीं है। डेफिनेट नंबर है तो एक यूनिट बन गया, एक यूनिट बन गया तो सिंगुलर फॉर्म। अगर डेफिनेट नंबर नहीं दिया है तो आप उसको प्लूरल में यूज कर सकते हो। लेट्स चेक। ही बॉट डजन्स ऑफ एग्स। ही बॉट डजन्स ऑफ एग्स। सी, मैंने यहां बोला कि 2 एस एक साथ नहीं। अब यहां देखो, यहां प्रेपोजिशन लग गया, बीच में ऑफ है, दोनों एस एक साथ नहीं है। नाउ डजन्स ऑफ एग्स, वो दर्जनों अंडे लेके आया। अब हम ये नहीं बता रहे कितने दर्जन, मतलब बहुत सारे हैं, बहुत दर्जन भर है, बहुत दर्जनों अंडे लेके आया। दैट मीन्स एक नंबर नहीं है यहाँ पर। जब यहाँ नंबर नहीं है और तब यहाँ पर आप उनका प्लूरल यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सी, देयर इज अ प्रोपोजिशन, प्रेपोजिशन के साथ ही आपने 2 एस को ज्वाइन किया है। सो दिस इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट। सचिन स्कोर्ड thousands of runs. सचिन ने हजारों रन बनाए। दिस इज अ फैक्ट। अब हम एक नंबर नहीं दे रहे कि 50,000 बनाए, कि 40,000 बनाए, कि 20,000 बनाए। अगर नंबर होता तो 20,000, अगर नंबर नहीं है तो हजारों। That means when there is no number before the unit of counting, you can use S or you can use plural form of the units of counting in the sentence. So this sentence is also correct. Now I hope you have understood this rule. बेटा हर एक रूल समझ के, if you have any of the doubt, just ask me so that I can clear if there is 0.1% doubting. Okay, and just give your feedback. Your feedback is a booster for us. Okay, now we will move forward to the exercise based on errors of noun. Part में ही करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं, so that you can understand each and every rule and rule के साथ साथ उस rule का usage in the sentence. We have done 6 rules. Now I am giving you some sentence so that you can check out your knowledge. That what you have studied, are you able to apply or not? क्या जो आपने रूल्स पढ़े हैं आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं? प्लस कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें आपको और नए रूल सीखने को मिलेंगे प्रैक्टिकली, कि सेंटेंस में अगर कुछ वर्ड यूज है तो उसका फंक्शन क्या है।
तो वो सारी चीजें हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो डोंट मिस एनी ऑफ द रूल, डोंट मिस एनी ऑफ द एक्सरसाइज, सो दैट आपको एक्सरसाइज में भी कई सारे रूल्स सीखने को मिलेंगे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द एक्सरसाइज। So students, now we will move forward to the exercise based on errors of noun. जितने भी रूल हमने अभी तक किए हैं उसमें there are some of the sentences. You can check out the sentence, you can apply the rule which I have taught you till now. In addition to that, there are some sentences in which you will learn some new things also, some new rules also, some new words also. So pay attention on each and every sentence. Now let's check it out. The very first sentence says that the customer asked the shopkeeper about the cost of the commodity. बेटा एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस आएंगे. These are from the exam papers only. You have to just check out your level कि what you are getting from that sentence. आपको इस सेंटेंस में कहीं कुछ गलती लग रही है? Just check it out. Read the sentence once again. The customer asked the shopkeeper about the cost of the commodity. जब भी आप मार्केट जाते हो, आप कोई चीज खरीदते हो, तो आप क्या पूछते हो? Sometimes you use wrong word for that. Yeah, आप पूछते हो चार्ज कितना है, कॉस्ट कितनी है? नहीं, कॉस्ट is the wrong word to ask from the shopkeeper. The correct word is this is wrong. This is wrong. The correct word is price. What is the cost price? आपने 7th 8th स्टैंडर्ड में cost price, profit and loss पढ़ा है. Cost price मतलब खर्चा. Cost price plus profit is equals to sale price. तो अब जब आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो मार्केट से, तो आप दुकानदार से उसको बनाने का खर्चा पूछ रहे हो या आप उससे ये पूछ रहे हो कि इसकी कीमत कितनी है, ये कितने में बिकती है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है. तो जब आप सेलिंग प्राइस की बात करोगे तो यू हैव टू यूज द वर्ड प्राइस. कॉस्ट मीन्स खर्चा, उस चीज को बनाने का खर्चा. आप जब मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हो, आप उस बेचने वाले से उसका सेलिंग प्राइस पूछोगे, ना कि ये पूछोगे कि उसको बनाने में खर्चा कितना आया. तो देयर इज अ डिफरेंस. कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, उस चीज को बनाने का खर्चा जो एक मैन्युफैक्चरर को आता है, उस चीज को मैन्युफैक्चर करने का खर्चा जो एक मैन्युफैक्चरर को आता है, उसमें वो अपना प्रॉफिट जोड़ के फिर उसका सेलिंग प्राइस डिक्लेयर करता है. तो आप उससे उसकी कीमत पूछ रहे हो जितने में वो बिकेगी, ना कि ये पूछ रहे हो कि इसको बनाने का खर्चा कितना है. ओके, तो आप क्या पूछोगे आज से? व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये तो हुआ कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ कमोडिटीज. व्हेनेवर यू आर टेकिंग सम सर्विस फ्रॉम अदर्स, आप किसी से सेवाएं ले रहे हैं, सैलून की सर्विसेज हैं, आप और कोई सर्विसेज ले रहे हैं, आप टेलीकॉम सर्विसेज ले रहे हैं, तो आप उनको कीमत नहीं दे रहे हैं, आप उनका खर्चा नहीं पूछ रहे हैं. आप क्या पूछेंगे? चार्ज या फीस. What are your charges? What is your fees? आप ना कॉस्ट पूछेंगे ना आप प्राइस पूछेंगे. You will use the word charges या you will use the word fees, but not the cost and the price. So charges are the fees for the services which are rendered to you. Services जो आपको दी जाती हैं, जैसे आपके बैंक अकाउंट में चार्जेस लग के आते हैं, टेलीफोन के बिल में या मोबाइल के बिल में चार्जेस लग के आते हैं. वो चार्जेस क्या होते हैं? आपको दी गई सेवाओं के चार्जेस होते हैं, ना वो कॉस्ट है ना वो प्राइस है. आप जब किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से उनकी सर्विसेज ले रहे हैं तो आप उनको फीस पे करते हैं. आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर इज गिविंग यू सम सर्विस, तो आप उसको फीस पे करते हैं. आप किसी आर्किटेक्ट के पास जा रहे हैं, उनसे उनकी सर्विसेज ले रहे हैं, तो आप उनको फीस पे करते हैं, आप उनको कॉस्ट या प्राइस नहीं देते. तो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, प्राइस एंड फीस एंड चार्जेस. ओके, नाउ लेट्स चेक आउट वन मोर सेंटेंस जो इससे ही मिलता जुलता है. द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज गॉन अप.
इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्राइस ऊपर चला गया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। इंडस्ट्रियल सेक्टर में चीजें बिकती हैं कि चीजें बनती हैं। आप इंडस्ट्री में या कंपनी में या फैक्ट्री में चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, फैक्ट्री में चीजें बन रही हैं, वहां बिक नहीं रही, वहां सिर्फ बन रही हैं। वहां से फिर होलसेलर पे जाएंगी, होलसेलर से रिटेलर पर, और फिर वो आपको मिलेंगी बाय द रिटेलर। बट इंडस्ट्रियल सेक्टर से नहीं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्राइस कीमत नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में चीजें बनाने का खर्चा बढ़ गया है। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है, प्राइस नहीं बढ़ गई। तो व्हाट विल बी द एरर, ये प्राइस ऑफ प्रोडक्शन नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स किसी भी चीज को बनाने का खर्चा, किसी भी चीज को बेचने का खर्चा नहीं। प्राइस हमने अभी डिस्कस किया, प्राइस मतलब बेचने वाली कीमत। हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब बनाना। प्रोडक्शन आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन मतलब किसी भी एक चीज को बनाने का जो प्रोसेस होता है, प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन। तो किसी भी चीज को बनाने का खर्चा बढ़ा है या किसी भी चीज को बेचने का कीमत बढ़ी है? नो, बनाने का खर्चा बढ़ा है, इसलिए द करेक्ट वर्ड विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ लेट्स चेक आउट द थर्ड सेंटेंस। If climate permits, we will go for shopping. अगर क्लाइमेट ने अलाउ किया, परमिट किया मीन्स अलाउ किया। आप परमिट वर्ड यूज करो डे टू डे लैंग्वेज में। इफ डैड परमिट मी आई गो फॉर पार्टी, दैट मीन्स इफ डैड ने मुझे अलाउ किया। तो परमिट से एक नाउन बनता है परमिशन। परमिशन इज अ नाउन, परमिट इज अ वर्ब। देखो रूट वर्ड क्या है, परमिट। परमिशन मीन्स आप किसी की परमिशन ले रहे हो। परमिट करना, अलाउ करना, परमिट इज वर्ब। तो अगर क्लाइमेट परमिट्स आई गो फॉर शॉपिंग, इज दिस सेंटेंस करेक्ट? जस्ट चेक इट आउट इन 5 seconds. 1 2 3 4 5। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नो, दिस इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग? क्लाइमेट इज रॉन्ग फ्रेज हियर। क्लाइमेट मीन्स क्लाइमेट इज यूज्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, मौसम, ठीक है, मौसम के हालात। लेकिन हम डे टू डे की जब बात करते हैं तो हम यूज करते हैं वेदर, हवामान। तो जब लॉन्गर ड्यूरेशन की बात हो रही है तो क्लाइमेट यूज होता है, जब शॉर्टर ड्यूरेशन की बात हो रही है तो वेदर यूज होता है। वेदर सुबह अलग, दोपहर को अलग, शाम को अलग। हो सकता है सुबह बहुत तेज बारिश हो रही हो, शाम को एकदम धूप आ जाए, या शाम को बारिश हो रही हो तो सुबह धूप आ जाए। तो वेदर फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। अब बारिश के क्लाइमेट में या बारिश के मौसम में आपको सर्दी नहीं मिलेगी, या गर्मी के मौसम में आपको सर्दी नहीं मिलेगी। तो क्लाइमेट इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, वेदर इज यूज्ड फॉर शॉर्टर पीरियड, जो सुबह शाम फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, हवामान। ओके, जब भी आप न्यूज देखते हो, न्यूज में बेटा क्या वर्ड आता है? वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट फोरकास्टिंग नहीं। वेदर फोरकास्टिंग, फोरकास्ट करना, प्रिडिक्शन करना, अंदाजा लगाना। तो वो आप आजकल मोबाइल में जो ऐप आ गया है, गिव यू फोरकास्टिंग ऑफ वेदर, कि व्हाट विल बी द वेदर इन द नेक्स्ट डे और टुडे और इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। तो वो आपको छोटे ड्यूरेशन का, शॉर्टर ड्यूरेशन का हवामान बता रहे हैं, वेदर बता रहे हैं, क्लाइमेट नहीं। तो वेदर इज यूज्ड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, रिमेंबर दिस। तो व्हाट वर्ड विल बी यूज्ड हियर? वेदर। इफ वेदर परमिट्स, अगर हवामान ठीक हुआ, मौसम ठीक हुआ तो हम बाहर जाएंगे, क्लाइमेट नहीं। ओके, नेक्स्ट, I have to give him 20,000 rupees. We have done this rule recently. Just before this, what is the error? यहाँ नंबर है तो यहाँ S नहीं चाहिए, this is a wrong thing. यहाँ चाहिए none और यहाँ rupees. Okay, now next. Recently I visited Singapore and found sceneries to be breathtaking. Sceneries to be breathtaking. कुछ गलत लग रहा है यहाँ पर कि सेंटेंस करेक्ट है? अभी कुछ टाइम पहले मैं सिंगापुर गई और वहां की सीनरीज
सांस रोक देने वाली थी, अब सांस रोक देने वाली नहीं कि मरने वाली थी, जैसे सांसें थम जाने वाली। मीन्स आप एकदम बिना पलक झपकाए, बिना सांस लिए आप उसको देख रहे हो। दिस इज अ फ्रेज। ब्रेथ टेकिंग मीन्स सांसें थम जाना। दैट मीन्स मैग्निफिसेंट, दैट मीन्स ब्यूटिफुल, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। ओके, अब क्या गलत है? कई लोगों को ये फाउंडेड होना चाहिए, पास्ट टेंस है। देखो विजिटेड पास्ट टेंस है तो यहाँ पास्ट टेंस है, क्या हम फाउंडेड यूज करेंगे इसमें? नो, फाउंड इज ऑलरेडी V2 फॉर्म। फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाउंडेड नहीं होता। फाउंड करेक्ट V2 फॉर्म पास्ट टेंस में। द रॉन्ग वर्ड इज सीनरीज। सीनरीज कभी भी यूज नहीं होता है, हमेशा यूज होता है इसके लिए सीनरी। Sceneries is a wrong word. Just remember this. This is never used in plural. Scenery is always and always used in singular form. Remember this. So the correct word is scenery. Next. I hope to visit my uncle next year during summer vacations. मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले साल मैं अपने अंकल के यहाँ समर वेकेशंस में या गर्मियों की छुट्टियों में जाऊंगी। Is this sentence correct? कुछ गलती इसमें, चेक इट आउट दिस सेंटेंस, टेक योर टाइम एंड चेक इट आउट। इज दिस सेंटेंस करेक्ट? बेटा अपने दिमाग में जो आंसर है सोच के रखा करो, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक योरसेल्फ कि सही है या गलत है। आई टेल यू द आंसर बट चेक इट योरसेल्फ, सही है या गलत है। अगर कई लोग बोल रहे हैं सही है तो गलत। दिस वर्ड इज रॉन्गली यूज्ड हियर। अगेन जैसे सीनरीज इज अ रॉन्ग वर्ड, same way vacations is a wrong word. Vacation is the correct word. But many a times in the conversation, in the speaking thing, we use vacations. Vacation start हो गई है तो बेटा from today onwards गलत इंग्लिश नहीं बोलना। Just try to remember these words और ऐसे ही सही सही बोलना। Okay, now next. He instructed me to write in capital letter. Now letter I gave you the difference, letter or letters. ये letter चिट्ठी नहीं है। Remember I gave you the difference. Letter means चिट्ठी. Letters alphabet, English alphabet. What he instructed, check it out. He instructed me to write in capital letters. एक letter नहीं लिखना, आपको capital letters में लिखना है। So what is the error part here? This is the error part. This should be लेटर्स। उसने मुझे बोला कैपिटल लेटर्स में लिखो। लेटर मतलब एक, क्या सिर्फ एक कैपिटल लेटर लिखना था कि पूरा ही कैपिटल में लिखना था? पूरा कैपिटल में लिखना था, तो लेटर्स। नाउ नेक्स्ट, ही इंपोर्टेड फर्नीचर्स फ्रॉम चाइना। उसने अपना पूरा फर्नीचर चाइना से इंपोर्ट किया। इज दिस सेंटेंस करेक्ट? नो, दिस सेंटेंस इज आल्सो रॉन्ग। अगेन furnitures, this is a wrong word here. Furniture is never used in plural. Collectively furniture बोला जाता है, furnitures नहीं। सब सामान मिला के furniture होता है, टेबल्स, चेयर्स, सब चीज मिला के collective noun बनता है furniture, and furniture is never used in plural. So this was the exercise based on errors of noun. I hope आपको each and every sentence समझ में आया होगा, but still if you are having any of the doubt in any of the sentence with the usage of any of the word, just message me so that I can clear your doubt, and don't hesitate in asking your doubts. Just ask your doubts. It's my basic duty to clear all your doubts. Now I'll move forward to the next segment. So students, today I am starting a new segment to my video, that is vocabulary segment. Vocab segment. Vocab segment में क्या करेंगे बेटा? हम daily कुछ words सीखेंगे, new words with their synonym and with their antonym. Synonym means same meaning. Antonym means opposite meaning. What you have to do, you have to just understand each and every word with the synonym, with the antonym, and I'll give you the examples also with these words. How to use these words in a sentence. Just you have to note down all these words in your register, and when there will be exam or the homework,
You have to choose the best option. Suppose ये word आया, suppose the word is aback. अब aback का आपको synonym ढूंढना है, तो there will be 4 words in the options. You have to choose the best appropriate option for the synonym. ऐसे ही एंटोनिम के लिए एक्सरसाइज आती है. तो these 2 segments are in the NDA exam. सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चंस एनडीए में डेफिनेटली आते हैं. Sometimes there are 5 questions for synonyms and 5 questions for antonyms. Sometimes there are 10 questions for synonyms and 10 questions for antonyms. Sometimes they give in only the word forms. Sometimes they give in the sentence form. Sentence form में एक word highlighted होगा या बोल्ड लेटर्स में होगा. उस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना होगा. जो भी वो पूछेंगे, अगर वो सिनोनिम्स पूछ रहे हैं तो आपको सिनोनिम्स चूज करना है, एंटोनिम्स पूछ रहे हैं तो एंटोनिम्स चूज करना है. बट फॉर दैट डील वही है बच्चा, यू हैव टू एक्सपैंड योर वोकैबुलरी. दैट इज व्हाई आई एम हियर विद द वोकैब सेक्शन. Daily we'll do the vocab section and daily we'll do 5 to 10 words in the vocab section. So let's start. Number first word is aback. बच्चा हो सकता है इसमें से कुछ वर्ड्स आपने आज तक सुने ही ना हो और कुछ वर्ड्स सुने हो बट उनका प्रॉपर यूसेज ना पता हो. तो no need to worry now. From today onwards, just expand your vocabulary with me. चलो let's start. Aback. Aback means सरप्राइज हो जाना, चौंक जाना, एकदम चौंक जाना, शॉक हो जाना, अचंभित रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, हैरान हो जाना. तो अबैक का सिनोनिम होगा टेकन बाय सरप्राइज. वन मोर वर्ड इज देयर फॉर द सिनोनिम ऑफ अबैक, दैट इज थ्रोन ऑफ गार्ड. थ्रोन ऑफ गार्ड का हिंदी में मतलब है चौंक जाना. दैट मीन्स एकदम चौंक जाना. दैट इज अबैक. जब अबैक मीनिंग चौंक जाना, आप कुछ काम कर रहे हो और एकदम आप सरप्राइज हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? आप रिलैक्स हो, आप काम हो, आप कूल हो, आप चिल हो. ओके, नाउ हाउ टू यूज दिस वर्ड इन द सेंटेंस. ही वॉज अबैक ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फ्रेंड्स डेथ. वो अपने फ्रेंड की डेथ की न्यूज सुन के आश्चर्यचकित हो गया, चौंक गया. ओके, वन मोर फॉर अबैक. आई वॉज अबैक ऑन हिज रूड बिहेवियर टुवर्ड्स मी. मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गई उसके द्वारा किए गए रूड बिहेवियर से. ओके, नाउ चेक आउट द सेकेंड वर्ड, अबैंडन. यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड इन द स्टोरीज. अबैंडन मतलब छोड़ देना, to leave, त्याग देना. ओके, नाउ डेजर्ट. नाउ दिस डेजर्ट 3 मीनिंग होते हैं. डेजर्ट एक रेगिस्तान. ओके, राजस्थान के जो डेजर्ट है जहां रेत पाई जाती है उसको हम डेजर्ट एरिया बोलते हैं. वन डेजर्ट द स्वीट डिश, द डेजर्ट आफ्टर द मील. मील मतलब खाना. नाउ दिस डेजर्ट मीन्स जस्ट टू लीव, छोड़ देना, लीव. ओके, डेजर्ट means abandon. Abandon means desert, means त्याग देना, छोड़ देना. अब जब किसी चीज को छोड़ देना एक मतलब है तो उसका ऑपोजिट होना छोड़ना नहीं, कैरी ऑन करना, कंटिन्यू करना. ओके, नाउ हाउ यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंस. द किंग abandoned his kingdom and went to forest. राजा ने अपना राज्य त्याग कर जंगल में चला गया. ओके, हाउ कुड यू अबैंडन योर पेरेंट्स. तुम अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ के जा सकते हो? तो अबैंडन मीन्स छोड़ देना. नाउ नेक्स्ट वर्ड, अबैस. अबैस मीन्स किसी के बारे में गलत बोलना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिसऑनर करना, डिसरिगार्ड करना, इंसल्ट करना, किसी के बारे में बुरी बुरी बातें बोलना, उसको हम बोलते हैं अबैस. तो अगर आप किसी की इंसल्ट कर रहे हो तो अबैस. उसको ऑपोजिट, उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसको रिगार्ड कर रहे हो, उसको ऑनर कर रहे हो. तो हाउ यू हैव टू यूज दिस वर्ड अबैस. सम पर्सन जस्ट एंजॉय अबैसिंग अदर्स. डोंट अबैस अदर्स विदाउट एनी रीजन. किसी की भी बिना मतलब इंसल्ट मत करो.
I don't like those person who abase others. मुझे वो लोग नहीं पसंद जो दूसरों की इंसल्ट करते हैं. Okay, now next is abate. Abate means कमजोर कर देना, कम कर देना, खत्म नहीं करना, कम कर देना. See, to make something weaker, कमजोर, less strong. बहुत स्ट्रांग था, अब लेस स्ट्रांग हो गया, मीन्स कमजोर हो गया, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, उसका प्रेशर कम हो गया. ओके, तो जब ये मतलब कम हुआ तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? किसी को और मजबूत करना, उसको इंटेंसिफाई करना, उसका प्रेशर और बढ़ाना. नाउ हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड इन द सेंटेंस? व्हेन ही सॉ हिज मदर, हिज पेन अबेटेड. जैसे ही उसने अपनी मां को देखा, उसका दर्द कम हो गया. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी नेक्स्ट वर्ड, एबॉर. एबॉर मतलब नफरत, डिसलाइक, हेट्रेड, सी डिटेस्ट मीन्स किसी को नापसंद करना. अब जब ये मीनिंग नापसंद करना, तो जब आप किसी को पसंद करते हो तो क्या बोलते हो? आई लाइक हिम. और एक और वर्ड, आई एडमायर हिम. नाउ यू कैन यूज दिस वर्ड इन योर लैंग्वेज. गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आप किसी को बोलना चाहते हो कि मैं आपको पसंद करता हूं, तो आई लाइक यू द बोरिंग टाइप. नाउ यूज दैट वर्ड, आई एडमायर यू. Admire means पसंद करना. Now how you can use this word in the sentence? Abhor. I abhor those persons who tell lies. जो झूठ बोलते हैं, मैं उनको नापसंद करती हूँ. Okay, I abhor some of the bad qualities in you. मुझे तुम्हारी कुछ qualities नापसंद है. So today we have learned 5 words with the synonym, with the antonym. Just use these words in your day-to-day language and note down these words. And if you have any of the doubt in any of the word, any of the sentence, just comment me and just give me the message so that I can clear all your doubts. Thank you. Hey guys, let us add a new word to your vocabulary. And today I am going to tell you some root words. Root words means the base word जिसके आगे और words लग के different words बन जाते हैं. Now today's root word is mono. M-O-N-O, mono. Mono means single. अब mono से कैसे words बनेंगे? Let's check it out. Mono, monophobia. Monophobia means fear of being single. Okay, one more. Monologue. M-O-N-O-L-O-G-U. Monologue means a lengthy speech given by a single person. Remember the opposite of monologue? Dialogue. Dialogue means when two persons interact. So monologue means a lengthy speech given by a person. One more, monarch. Monarch means single ruler. So just use these words in your day-to-day language. Monologue, monarch and monophobia. Enjoy. Hey guys, today's idiom is to burn the midnight oil. Yes. To burn the midnight oil. Now to burn the midnight oil means to work hard. Now how to use this idiom in your day-to-day language? Now you all have to burn the midnight oil to crack NDA exam. Enjoy.